हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अरुण कमल जी की खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात यहाँ कवि ने जो मज़दूर होते हैं, जो मज़दूर हमारे घर बनाते हैं, उनके रहन सहन का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हमारे समाज के अधिकतर जो मज़दूर हैं वो खुद बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। खुद वे बदबूदार बस्तियों में रहते हुए भी हमारे लोगों के लिए और उनके जीवन में सुगंध फैलाने के लिए अगरबत्तियों को बनाते हैं। इन मज़दूरों को अपने घर तक पहुंचने के लिए कई नालों, कूड़े करकट के ढेरों का और काफ़ी गंदगी का सामना करना पड़ता है। बदबू के कारण वहाँ पर रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस सब के बावजूद भी ये बेचारे उन कूड़े करकट के ढेर, नालों के पास रहने के लिए मजबूर होते हैं। वे ये इन कूड़े करकट के ढेरों के पास, नालों के पास टोला बनाकर रहने के लिए बेचारे बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी ये लोग संसार को सुगंधित करने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यहाँ पे यह है कि जो मज़दूर लोग हमारे लिए इतना काम करते हैं, हमारे लिए अच्छी चीज़ें बनाते हैं, महंगे महंगे घर बनाते हैं, अगरबत्तियाँ, खुशबूदार चीज़ें बनाते हैं, वो सब लोग कहाँ से आते हैं? वो खुद एक बहुत गलियों से, नालों से, कूड़े करकट के जो ढेर होते हैं उनके पास उनकी छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं, वो वहाँ से आते हैं। और वहाँ पे रहने के बावजूद भी वो हमारे लिए इतनी सुगंधित चीज़ें बनाते हैं, हमारे जीवन में वह सुगंध भर देते हैं। अगला है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ कवि कहता है कि दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाने वाले जो मज़दूर होते हैं, उनके जो खुद के हाथ होते हैं वे बहुत ही बदतर हालत में होते हैं। उन मज़दूरों के हाथ अपनी दुर्गति और जीने की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखते हैं। उनके हाथ इतने ख़राब होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। वह कहता है कि इन मज़दूरों में कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं जिनके हाथों की नसें कमज़ोरी के कारण दिखाई देने लगती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नाखून तक काम करते करते घिस चुके होते हैं। यहाँ पर कवि ने मज़दूरों की शारीरिक और मार्मिक स्थिति का चित्रण करा है। वे यहाँ पे मज़दूरों के हाथों के बारे में बता रहे हैं कि इतना काम करने के बावजूद उन बेचारों के हाथ, जो मज़दूर बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथों की नसें भी उभर चुकी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके नाखून तक घिस चुके हैं, लेकिन फिर भी वे अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। वे कहते हैं कि कुछ नन्हे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह कोमल हैं। जैसे पेड़ पे नए नए पत्ते आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। इसी तरह कवि ने छोटे बच्चों के हाथों का वर्णन पीपल के पत्तों से किया है। या फिर वह नवयुवतियाँ जिनके हाथ जूही की डाल की तरह खुशबूदार प्रतीत होते हैं। कवि कहता है कि उनके हाथ भी मजदूरी या
काम के बोझ के कारण गंदे, कटे और घाव वाले हो गए हैं। उसके बावजूद भी वह निरंतर काम कर रहे हैं। भांति भांति के तरह तरह के लोगों के बावजूद भी, किसी के हाथ फटे हुए हैं, किसी के हाथ जख्मी हो चुके हैं, किसी की नसें दिखाई देने लगी हैं, किसी के खुशबूदार हाथ हैं, लेकिन अब वो काम कर कर के बहुत थक चुके हैं। इस तरह लोग कवि ने यहाँ पे तरह तरह के लोगों की परिस्थितियों के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि वे लोग इतनी अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे लिए खुशबूदार वस्तुओं की रचना करते हैं। अगला है, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। मुल्क मतलब देश। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ कवि कहते हैं कि देश की जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, मशहूर, फेमस अगरबत्तियाँ हैं, वह इन्हीं गंदे मोहल्लों के, जिनके गंदे हाथ हैं, द्वारा बनाई जाती हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जैसी अलग अलग सुगंधों से जो भरी होती हैं, सुगंधों से परिपूर्ण अगरबत्तियों का निर्माण इन्हीं गंदी बस्तियों में होता है। खुद गंदगी में रहने के बावजूद भी ये मज़दूर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और पूरी दुनिया में सुगंध फैलाते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि कितनी अजीब बात है कि दुनिया की सारी खुशबूदार चीज़ें उन गलियों में बनती हैं जहाँ दुनिया भर की सारी गंदगी समाई होती है। हमारे आपको पता होगा, जितनी भी लेबर क्लास लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बस्तियों से, छोटे छोटे इलाकों से आते हैं जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये हमारे लिए कितनी खुशबूदार अगरबत्तियाँ, कभी कोई परफ्यूम वगैरह बनाते हैं। यहाँ कवि ने इन्हीं बात का वर्णन किया है कि इतनी गंदगी में रहते हुए भी, कूड़े करकट के बीच में, गंदी नालियों के ढेरों के बीच में, फटे हाथ होते हैं बेचारों के, किसी के तो कमज़ोरी के कारण नसें भी दिखाई देने लगती हैं, लेकिन सब परिस्थितियों के बावजूद भी ये लोग हमारे लिए तरह तरह की सुगंध वाले सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। नए बसते इलाकों में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? इसमें कवि कहता है कि क्योंकि वहाँ नए रास्ते व नए नए घर बन गए, इसलिए उसने अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो निशानियाँ बनाई थी वे अब सब नष्ट हो गई हैं, गुम चुकी हैं, इसलिए वो अपना रास्ता भटक जाता है। कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कविता में कवि ने, मैंने समझाया था, पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, खाली ज़मीन का टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान जैसे पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है? कवि कहता है कि जिस इलाके को वह जानता था अब वो बिल्कुल बदल गया है। नई इमारतों के निर्माण के कारण जो पुराने उसने निशान लगाए थे वह सब मिट चुके हैं। इसी कारण वह अपना रास्ता भटक जाता है, इसलिए उसे अपने स्थान को ढूंढने में परेशानी होती है और वह एक घर पीछे या दो घर आगे चला जाता है। बसंत का गया पतझड़, बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो का लौटा से अभिप्राय है कि अचानक किसी चीज़ का परिवर्तन
हो जाना। कुछ ही समय में अत्यधिक परिवर्तन, मतलब थोड़े टाइम में बहुत बड़ा चेंज होना, उसे कहते हैं बसंत का गया पतझड़ या बैसाख का गया भादों को लौटा, जिससे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद लौटा हो। कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? कवि ने इसमें समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया है क्योंकि वे कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है वे अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है कि अपने पुराने जीवन में मूल्यों को, अपनी संस्कृति को वह पूरी तरह भूल चुका है। उनके पास इतना भी नहीं है समय कि वह जान पहचान के लोगों से मिलने जा सके। कहते हैं कि सब अपने जीवन में इतना बिजी हो चुके हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है। सबके जीवन में समय का अभाव है। इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इसमें कवि ने बताया है कि नए नए नगरों का निर्माण हो चुका, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मनुष्य अपनी इंसानियत खो चुका है। शहरों में अमानवीयता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर कोई किसी का दरवाज़ा खटखटाकर मदद मांगना चाहता है तो वह भी दूसरा व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता और यह कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसे इनकार कर देता है। कवि ने यहाँ पे शहरों की इसी विडंबना का जिक्र किया है। धन्यवाद बच्चों। खुशबू रचते हैं हाथ। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? इसमें कवि बताते हैं कि खुशबू रचने वाले हाथ गंदी बस्तियों में, कूड़े करकट के ढेरों के बीच, बहुत ज़्यादा बदबूदार इलाकों में रहते हैं। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? कविता में खुशबू रचते हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए कोमल हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे व कटे पिटे हाथ, जख्म से भरे हाथ आदि की चर्चा हुई है। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? कवि ने यहाँ पे खुशबू रचते हैं हाथ इसलिए कहा है क्योंकि संसार को खुशबूदार अगरबत्तियाँ का निर्माण करने वाले जो मजदूर होते हैं वे स्वयं गंदे तथा बदबूदार स्थानों पर रहते हैं। इन मजदूरों का खुद का जीवन कूड़े के ढेरों के पास व्यतीत होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद भी वह हमारे लिए इतनी ज़्यादा खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है? कवि बताते हैं कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बदबूदार और गंदा होता है। वहाँ कूड़े करकट के ढेर लगे होते हैं। ऐसे गंदे माहौलों में जो लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं वह स्वयं रहते हैं। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जो मज़दूर इतना हमारे लिए चीज़ें बनाते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं, वो खुद बहुत एक गंदे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर कोई जानवर भी नहीं रह सकता। कवि ने यहाँ पे उनके हाथों की परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया है और कवि यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि अगरबत्तियों की खुशबू से हम अपने घर को महकाते हैं, लेकिन जो लोग इतने बदबूदार इलाके में रहते हैं यह सब कुछ उनकी मेहनत से ही मुमकिन होता है। धन्यवाद बच्चों।